आज के शो में। खुफिया खत पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में लाने का फैसला। एमक्यूएम का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान, ऑपोजिशन की बड़ी जीत। अस्सलाम वालेकुम। पेश पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बदलती हुई सियासी सूरत हाल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अहम मुलाकातें आज हुई हैं और आज कुछ अहम ऐलानात भी हुए हैं, अपोजिशन की तरफ से अहम ऐलानात हुए हैं। लेकिन इस तमाम अहम तरीन मामला जो चल रहे हैं, एक हसास नौयत का मामला जो आ चुका है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है, वो इस खत का मामला है। इस खत के मंदरजात सहाफ़ियों से तो आज वज़ीर साहब ने शेयर किए हैं और ये फैसला हुआ है कि इस खत को पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में पेश किया जाएगा। इसके बाद आज हमने देखा कि फैसल जावेद साहब कुछ देर कबल आए, उन्होंने भी बताया कि इस खत के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है, थ्रेट्स का जिक्र है, ये खत है, ये असेसमेंट है हमारे डिप्लोमेट्स की, डिप्लोमेटिक केबल है। इस पर मुख्तलिफ नौयत के सवालात सहाफ़ियों ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से किए, लेकिन हतमी तौर पर ताहाल अब तक हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आया है वो यही है कि इस खत से में जो अहम तरीन नुकात हैं वो यूक्रेन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी, वज़ीर आज़म का दौरा रूस, इन दो अहम नुकात के ऊपर अमरीका ने, या जिस भी मुल्क का नाम नहीं लिया जा रहा, जो तस्वुर किया जा रहा है, जो बेसिक तासुर है वो यही है कि डिसप्लेजर का इजहार किया है। इस सूरत हाल पर और इस खत के मामले को क्योंकि इन कैमरा सेशन में पेश किया जा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। जनाब अब्दुल बासित साहब साबिक सफ़ीर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब्दुल बासित साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। ये बताइएगा, ये रूटीन, क्योंकि आप खुद भी सफ़ीर रहे हैं, ये रूटीन असेसमेंट होती है, ये डिप्लोमेटिक केबल है, हमारे डिप्लोमेट हमारे एम्बेसी के, उनकी एम्बेसी के ऑफिशियल से मिले, वहां उन्होंने मुलाकात में कुछ कहा, ये मिनट्स टू द मीटिंग है, इसको कहेंगे क्या? ये खत कहेंगे, मरासला कहेंगे, डॉक्यूमेंट को कहेंगे क्या इसको? पहले देखिए, पहले तो ये बात है कि ये कोई असेसमेंट उस तरह नहीं है कि एक मुलाकात जो हुई स्टेट डिपार्टमेंट, जहाँ तक मेरी मालूमात है, उनके कहने पे हुई और हमारे सफीर को वहाँ बुलाया गया और उन्होंने एक डिमार्श पेश किया। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिमार्श कहते हैं, एक किस्म का डिस्प्लेजर कन्वे किया इस हुकूमत के साथ। और वो फिर जो है, जो कन्वर्सेशन जो हुई, गुफ्तगू हुई, वो हमारे सफीर ने जिस तरह तरीका होता है एक केबल के जरिए भिजवा दिया फॉरेन सेक्रेटरी को। अब उसको आप कोई भी नाम दे दें, खत कह दें, कम्युनिकेशन, लेकिन वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो एक कोडेड डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आम सतूत की तरह नहीं होता। और इसमें बिल्कुल वज़ीर आज़म ने सही कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो लोगों से शेयर भी नहीं कर सकते और ना उसके मंदरजात तो उनको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि मैंने भी यही कहा है कि या ना आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, बल्कि इसकी कॉपी भी नहीं कर सकते आप, जो इसके रूल्स हैं इस किस्म की। जो इसमें जो तस्करा है, जो सहाफ़ी अभी मीटिंग के बाद आए हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान विल बी फॉरगिवन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। अगर नहीं होती, क्या ये इस तरह के अल्फाज रूटीन में इस्तेमाल होते हैं? आप खुद भी डिप्लोमेट रहे, या ये आपको लगता है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिस तरह का ये डिस्प्लेजर का इजहार हुआ है इस दफ़ा? इस पे हैरानगी है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये हमारे सफीर की वहाँ असेसमेंट है कि आया अमरीकी ऑफिशियल्स ने ये बात की। अगर अमरीकी ऑफिशियल्स ने कही है तो मुझे बहुत हैरानी है, क्योंकि इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ। हमारे तो ताल्लुकात पाकिस्तान और अमरीका के हैं, रियासतों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। ये अलग बात है कि हर मुल्क चाहता है कि जो हुकूमत किसी मुल्क में, खास तौर पर जो बड़े ममालिक, उनकी कोशिश यही होती है कि ताल्लुकात जो हैं, जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जैसे ममालिक उनके साथ चलें। और इस वक्त अमरीका की यकीनन ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ें। फिर गवादर पोर्ट इस तरह डिवेलप हो रही है, बहुत से ममालिक के खदशात उस हवाले से भी हैं, लेकिन ये तो रियासत की हमारी पॉलिसी है। अगर हमारे वज़ीर आज़म रूस भी गए हैं तो ये कोई आज की बात तो नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से ये प्रोसेस चल रहा है रूस के साथ। और फिर रूस जाने से क्या फर्क पड़ गया? तो हमारे रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत आसमान पे तो नहीं पहुंच गए। रूस तो इस वक्त खुद सैंक्शंस में है, तो ये भी कोई ऐसी मुझे बात नहीं लगती कि बहुत थ्रेट इस पे हो। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और रूस और भारत के ताल्लुकात भी तो उस तरह ही हैं, बल्कि वो ज्यादा खतरे की घंटी है अमेरिका के लिए। भारत तो रूस से S-400
सिस्टम्स भी ले रहा है, तकरीबन 60 से 70 अब वो ऑयल भी ले रहे हैं उनसे, फर्नेस ऑयल भी ले रहे हैं, तो वो ज्यादा उनको खतरा होना चाहिए। इसमें अब्दुल सर ये भी बता दें कि ये तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह नहीं होता कि वो हमारी स्टेट की जो पॉलिसी या विजिट के ऊपर इस तरह कंसर्न का इजहार करें, क्या ये होता है कि हमारी अंदरूनी सियासत में जो चल रहा है अदम एतमाद, जिस तरह ये भी बताया जा रहा है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर सही है, अगर वरना पाकिस्तान को बहुत भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये जो इस तरह की आप कह सकते हैं कि मंदरजात बयान किया जा रहा है मीडिया को पीटीआई की तरफ से, क्या इस तरह भी वो कह सकते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की कामयाबी नाकामी और वजीर आजम की इस सियासी हिकमत अमली के ऊपर भी बात कर सकते हैं क्या वो? मुझे तो बड़ी हैरानी हुई है अगर ऐसी वाकई बात कोई है, जो कि मैं भी डाउटफुल हूँ। मेरा ख्याल है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे, लेकिन अगर किए हैं तो मुझे हैरानी है, क्योंकि यूजुअली डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में अगर आप डिमाश भी दे रहे हैं, कोई डिस्प्लेजर भी कन्वे कर रहे हैं, तो इस हद तक नहीं जाते कि आप ओपनली कहें कि आप चेंज ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं पाकिस्तान में। दुनिया में कहीं ऐसी बात नहीं होती और ना स्टेट लेवल पे ऐसी बात की जाती है। आप पॉलिसीज के साथ आप इजहार नापसंदगी कर सकते हैं कि आप इन पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, पाकिस्तान की ये पॉलिसी होनी चाहिए, इस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें सारी हो सकती है। ये भी बात हो सकती है कि आपको रूस नहीं जाना चाहिए था, ये बात भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि हमें आपकी एक गवर्नमेंट पसंद नहीं है और नई गवर्नमेंट आएगी तो तब हम आपसे ताल्लुकात रखेंगे, ऐसा नहीं होता। आफ्टर ऑल अमरीकियों ने हमें ही 37 मिलियन के करीब वैक्सीन भी दी हैं, हमारी तिजारत भी जारी है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, ताल्लुकात तो अपनी जगह पे जारी हैं। तो ऐसा कहना कि जी अब गवर्नमेंट चेंज करेंगे तो हम ताल्लुकात करेंगे, मेरे ख्याल में मुझे जरा अजीब सी लगती है ये बात। अच्छा, इसमें ये जो बात है कि कॉन्सिक्वेंसेस की बात, वो क्या हो सकती है? अगर मतलब आप कह रहे हैं अजीब सी आपको बात भी लगती है, हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में हैं, क्या फैटफ के जरिए कुछ हो सकता है? यानी क्या कॉन्सिक्वेंसेस अगर इस खत को जो मंदरजात बताए जा रहे हैं और इन मंदरजात को एज इट इज लिया भी जाए तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? ट्रेड बैन, क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में डिप्लोमेटिकली क्या हो सकता है? बड़े मोहतात हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे जो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस अंडर कास्टा, जिसको हम कहते हैं काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, वो अभी उन्होंने भारत पे भी नहीं लगाई। अभी हम बड़े मोहतात हैं, इसलिए हमने ईरान के साथ भी जो पाइपलाइन है उस पर काम रोका हुआ है, क्योंकि हमें खदशा है कि अगर हमने वो पाइपलाइन पे काम किया तो हम पे यूनिलैटरल सैंक्शंस लग सकती हैं। इसलिए रशिया के साथ भी हम बड़े मोहतात तरीके से आगे चलेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की यूनिलैटरल एक्शन सैंक्शंस में हम अमेरिका की आएं। और पहली बात तो ये है। दूसरी, ऑब्वियसली फैक्टर्स में अभी 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। जून 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया था। यूजुअली 3 साल के बाद हम निकल आते थे, लेकिन इस बार 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, तो हम पे वो प्रेशर भी रहेगा फिलहाल, जब तक कि हम कुछ चीजों पे, खास तौर पे ना अमेरिका का जो असल मसला है ना वो चीन है। चीन के साथ कि वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि चीन एक बहुत बड़ा उनके लिए। अच्छा अब्दुल साहब, मैं लास्टली आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि अगर ये फिर क्या अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर ये ऐसे मामले को जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात से हो, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से हो, इस पर कहीं सियासत तो नहीं खेली जा रही? आपको ऐसा तो नहीं लगता? लगता यही है कि अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अगले आने वाले इलेक्शंस को देख रहे हैं और वो नैरेटिव एक बिल्ड करना चाहते हैं कि उनको हटाया गया एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, क्योंकि लोगों को तो भारत उन्होंने अपने साथ रखना है। पीटीआई अब एक बड़ी पार्टी भी है, खासतौर पे केपी में और पंजाब में, तो उनकी अब मेरे ख्याल में जो नजरें हैं वो अगले इंतखाबात पे हैं और इसलिए वो नैरेटिव ये रखेंगे और इसी नैरेटिव के साथ इलेक्शन में जाएंगे। बहुत बहुत जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप अमेरिका को आप पाकिस्तान के ताल्लुकात और इनके ताल्लुकात में मज़ीद खलीज पैदा करेंगे, जो कि मुनासिब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब्दुल बासित साहब साबिक सफ़ीर बता रहे हैं कि डिस्प्लेजर रूटीन असेसमेंट्स या फिर डिस्प्लेजर कम्युनिकेट किया जाता है और उसको किस तरह फिर यहाँ पर केबल के जरिए शेयर किया जाता है। ये खुद हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। ये इस पर भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल सियासत के ऊपर, यानी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर अमरीकियों की तरफ से, या मुबैना तौर पर क्योंकि लफ्ज़ अमरीका का इस्तेमाल हो रहा है, नाम नहीं लिया गया कंट्री का, लेकिन ये बता रहे हैं कि इस पर भी वो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन प्रोग्राम के आगाज़ में हमने गुफ्तगू की अब्दुल बासित साहब से कि आखिरकार ये ख़त का माजरा है क्या। इसको मरासला कहें, इसको कम्युनिकेशन कहें, इसको डिप्लोमेटिक केबल कहें, या इससे मुतल्लिक जो बातें की जा रही हैं, जो आज सहाफ़ियों से मुलाकात में भी वज़ीर साहब ने या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मीडिया पे आके बयान कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई कितनी हकीकत हो सकती है। आपको बता रहे हैं कि इन कैमरा सेशन में इस ख़त को पेश करने के हवाले से एक अहम फैसला हो गया और इत्तलात ये भी हैं कि शायद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी इस सिलसिले में बुलाया जाए। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अहमद जवाद साहब, जो कि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते थे, हमारे प्रोग्राम के सेक्रेटरी इत्तलात थे, मरकज़ी प्रोग्राम में ज्वाइन आबाद स्टूडियो से सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली के हमारे साथ मौजूद होंगे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की भी कोशिश होगी। अब्दुल बासित साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। मैं अहमद जवाद साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताएं, क्योंकि तकरीबन 200 के आसपास नंबर्स तो अब आ गए आप लोगों के पास, 196 नंबर्स हैं सिंध हाउस में इस वक्त जो अपोजिशन का इजलास हो रहा है वहाँ पर। तो अब जो आज ये ख़त आ गया मामला, क्या इससे आपकी तहरीक पे कोई फ़र्क पड़ेगा? और इन कैमरा सेशन का इजलास जो बुलाने का फैसला हुआ है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि अगर आप हमारे सामने ख़त रखें तो हम आपके साथ होंगे, खड़े होंगे अगर ऐसी कोई थ्रेट है, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली में कुछ तब्दीली आएगी? अब अहमद जवाद साहब नून लीग की। देखें सैफान, ख़त के हवाले से तो मैं मीडिया पे जब गुफ्तगू सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ गुफ्तगू इसलिए लगती है कि अगर आपको कोई धमकी देता है तो सबसे पहले तो आपने ये डिटरमिन करना होता है ना आपको धमकी कौन दे रहा है। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो हमें पता ही नहीं है कि हमें धमकी किसने दी है। पहले कहा गया कि किसी मुल्क ने जो है वो डायरेक्टली धमकी दी है, उसके बाद जब लेटर खुला तो पता चला कि वो अपने सफ़ीर का लेटर है। आपके पूरी दुनिया में जितनी एम्बेसीज होती हैं वहाँ पे जो डिप्लोमेटिक आपका अमला होता है वो इसी काम के ऊपर होता है कि उसने वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस सोर्सेज से हो, ऑफिशियल सोर्सेज से हो, अनऑफिशियल सोर्सेज से हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, पब्लिक पल्स हो, उनको आप इकट्ठा करके आप अपने मुल्क में भिजवाते हैं, जिससे आप उस मुल्क के साथ अपने रिलेशनशिप्स जो हैं उनको रिव्यू करते हैं, डिटरमिन करते हैं। और यही काम दुनिया भर की एम्बेसीज जब पाकिस्तान में आती हैं तो उनके डिप्लोमेट्स करते हैं। ये असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं। अगर दुनिया की असेसमेंट रिपोर्ट सारी खोल दी जाएं या पाकिस्तान अपनी एम्बेसीज की सारी असेसमेंट रिपोर्ट्स को खोल दे तो पता चलेगा दुनिया में पाकिस्तान का एक भी दोस्त नहीं है। और उसके लिए जाहिर है कि आपको एक बेवकूफ हुक्मरान चाहिए होगा जो इस किस्म की बात करे। तो ये जो खत वाली है ना बातचीत, ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ है। नहीं, ये दुनिया में और कहीं इस तरीके से नहीं हुआ होगा कि आपके सफीर ने। इस वक्त भी अहमद जवाद साहब, वफाकी वज़रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि खत अपोजिशन के सामने भी रखेंगे। इन हाउस जब इजलास होगा इन हाउस तो यकीनी तौर पर वो सीक्रेट एक्ट भी लगती है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे मंदरजात शेयर करेंगे। अगर वो आप जिस तरह कह रहे हैं, ये अब्दुल बासित साहब ने भी तकरीबन यही बातें की हैं कि उनको भी हैरानगी है कि इस तरह के मंदरजात हैं इस खत के, लेकिन अगर हैं, लेट्स आप एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम दिस, देन व्हाट अहमद जवाद साहब? फिर आपकी हिकमत अमली फिर तो क़यादत को बदलनी पड़ेगी। सैफान देखें सैफान, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपको धमकी किसी मुल्क ने दी है। ये तो आपके अपने सफीर की असेसमेंट है, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको उस सफीर को पाकिस्तान बुलाना पड़ेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि आपने किस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन उठाई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप अपने मुल्क के जो ताल्लुकात होते हैं वो एक अपने सफीर के लेटर के ऊपर नहीं डिटरमिन करते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ गुफ्तगू है जिसके ऊपर अभी तक मीडिया के ऊपर बहुत आगे जाके गुफ्तगू हो रही है। मैं इसकी बुनियाद को ही गलत करार दे रहा हूं। सही, ये खत तो अभी डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। आपको सफीर से कुछ आया, आपको किसी हुकूमत से नहीं आया। व्हाट इफ अगर आपके सफीर की इंफॉर्मेशन को जो वो कहते हैं कि मैंने फलानी जगह से गैदर की और वो डिनाइल कर देते हैं, तो आपका सफीर किधर खड़ा होगा? एग्जैक्टली आसमान पे खड़ा होगा या हवा में या जमीन पे? बड़े अहम सवाल आते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप एक खत लेके पूरी दुनिया में
फिर रहे हैं। एक ब्रेक हमें लेनी है मेजबान साहब, तो ये का ब्रेक नाज़रीन। बिल्कुल मैं आप समझता नून लीग का मौक़िफ़ जान रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। इस ब्रेक के बाद नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, आपने एक इंडिपेंडेंट व्यू भी इस पर सुना है इस खत के मामले के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आप सियासी सूरत हाल पर भी कुछ बात हम करते चलें। ख़त से मुतल्लिक तो बात हुई है, लेकिन सियासी सूरत हाल भी इंतहाई दिलचस्प है। अब कहा जाए तो जो सारा सियासी जो गेम है वो अपोजिशन के हक़ में जा रहा है। बज़ाहिर नंबर गेम भी यही नज़र आ रहे हैं। अगर आप अभी बात करें आपसे लेटेस्ट, तो सिंध हाउस में जो इजलास जा रहा है उसमें तकरीबन 22 अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा जा रहा है कि मुनहरिफ अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं। टोटल मिलाकर जो कुल ताकत बताई जा रही है अपोजिशन की, जो उनको रिक्वायर्ड है 172 है, लेकिन वहां पर तकरीबन 196 अरकान असम्बली मौजूद हैं। इसी तरह से, लेकिन इसके बावजूद जो वज़ीर आज़म साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि वो 80% तक कॉन्फिडेंट है कि उनकी हुकूमत कायम रहेगी और उनकी हुकूमत तो कुछ नहीं होगा। फिर कुछ देर कबल फैसल जावेद साहब ने कहा जी कि हम इस वक्त कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ने पहले ट्वीट किया इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान, और अब से कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब गेम पलटेगी तो सब देखते रहेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। तो ये जो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर भी हम सवालात उठाते हैं। अहमद साहब, पहले आपकी राय लेना चाहूँगा। हुकूमत अचानक से कॉन्फिडेंट है, बल्कि इस वक्त फैसल जावेद साहब ने तो ये तक कहा कि 4 बजे की मुलाकात में शायद 80% कॉन्फिडेंट थे प्राइम मिनिस्टर, फिर 6 बजे की मुलाकात के बाद 100% कॉन्फिडेंट हो गए। तो हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है ये ब्लफ है, या फिर आपको लगता है हकीकी मायनों में इनके हाथ कुछ है? देखें सैफान, आपने जो सवाल रेज किया है बड़ा पर्टिनेंट सवाल इसलिए है कि इनका तो काम होता है कि जब भी कोई क्लेम करे, दावे करे, नारे मारे, मीडिया उसको एनालाइज करता है, उसको एवेलुएट करता है कि किस बुनियाद पे ये नारा मारा जा रहा है, किस बुनियाद पे ये दावा किया जा रहा है। ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी सड़क पे खड़ा होकर कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो आज जो हुकूमत की सूरत हाल है, वहां पे एक ही चीज जो है वो फैसला करेगी कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, और उसका ताल्लुक नंबर्स के साथ है पार्लियामेंट के अंदर। और उस हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जैसे आपने खुद बताया कि 196 अरकान जो हैं वो सिंध हाउस में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें भी बाहर आ रही हैं। इससे पहले जो MQM ने ज्वाइन किया तो वहां पे तादाद मुनहरिफ अरकान के अलावा 177 थी। तो जाहिर है कि ये 21-22 करके आप 196-97 पे चले गए हैं, तो 172 टोटल चाहिए थे। तो आप इससे खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें कितना आप सर्टन हैं कि कल क्या होने वाला है या परसों क्या होने वाला है। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत एक ऐसे लीडर के तहत चल रही है जिसने अपने 25 साल में सिर्फ माइंड गेम खेली है, अवाम को बेवकूफ बनाना। अब वो चाहे रियासत मदीना हो, अमर बिल मारूफ हो, चाहे वो ये खत हो, वो एक कांस्टेंट जो है माइंड गेम खेल रहे हैं अवाम के साथ, और इस गेम के तहत एक बेवकूफ बनाने का सिलसिला है। अब वो कह रहे हैं 80%, किस बुनियाद पे 80%? आपके तो अपने इत्तेहादी जो हैं आपको छोड़ के जा चुके हुए हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? आप क्या फौज को बुलाना चाहते हैं? ये सारी चीजें तो रूल आउट हो चुकी हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि मीडिया के इस वक्त जो एनालिसिस हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज है अब वो बड़ी क्लियर है। लेकिन अहमद साहब, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन है तो वो गवर्नमेंट ही आखिर वक्त पे। ऐसा उनको पास क्या ट्रम्प कार्ड है जिसकी बात वो कर रहे हैं बार बार, और जिस कॉन्फिडेंस को, तो फिर ये अगर आप ये कह रहे हैं ये सब ब्लफ है, ये आई वॉश है, तो फिर क्यों इस्तीफा क्यों नहीं देते वज़ीर साहब? अगर इतना उनको लग रहा था कि नंबर्स तो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दे रहे। अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस्तीफा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आज दोपहर में शेख रशीद अहमद साहब आए, उन्होंने कहा इस्तीफा है ही नहीं सवाल, वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो अगर नंबर्स सामने एविडेंट है, पिक्चर क्लियर है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, इसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, तो कोई ना कोई तो ट्रम्प कार्ड है शायद इनके पास। देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और यही अवाम जाहिर है कि उसमें अवाम जो है वो ख़ास तौर पे जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, उनको तो अब कोई उम्मीद चाहिए ना, उनको तो उम्मीद देनी है ना आपने, और वो उम्मीद इसी किस्म के नारों से, होप से दी जा सकती है। लेकिन जो बात आपने कही ना कि इमरान खान इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे,
या इमरान खान इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे नंबर्स को, तो मैं इसको एक सेंटेंस में जो है वो मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इमरान खान ने ना तो फतह को आजिजी के साथ तस्लीम करना सीखा, ना शिकस्त को इज्जत के साथ तस्लीम करना सीखा। ये दोनों चीजें इनकी फितरत से बाहर हैं। ये फतह में भी जो हैं इन्होंने पूरी टीम का क्रेडिट ले लिया था जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ था, और आज हुकूमत में आके भी ये अपने आप को ही अक्ले कुल समझते थे, और आज जब शिकस्त के करीब हैं तो शिकस्त को तस्लीम करने से पहले सबसे बड़ा सबूत मैं आपको दे दूं कि ये शिकस्त क्यों यकीनी है कि मैदान में उतरने से पहले, यानी पार्लियामेंट मैदान है इस वक्त, अपने अरकान को कह दिया आपने जाना ही नहीं है वहां पे। यानी ये ऐसे है कि एक कप्तान जो है अपने खिलाड़ियों के साथ पवेलियन में बैठा हो, मैच शुरू हो जाए, वो कहे मैंने तो अपनी टीम को उतारना ही नहीं है, और ये वाहिद तरीका हो कि शिकस्त से बचा जा सके। तो ये एक उनकी जो एक तकब्बर और एक अना जो उनके अंदर है, वो उस मैदान में नहीं अब जाना चाहते जहां पे शिकस्त उनका इंतजार कर रही है। इस वजह से उनको ये होप 80%, 100%, 60%, भी कोई वजह भी तो होती है ना, कोई ट्रंप कार्ड आसमान से तो नहीं आता। इस मुल्क में आईन है, कानून है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, वो बताते हैं कि कैसे हुकूमत आती है, कैसे हुकूमत जाती है, कैसे नो कॉन्फिडेंस होता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है। अच्छा, ये सब कुछ डिफाइंड है। सही। और हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी की बुनियाद पे कह रहे हैं कि आज 196 ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं वापस, तो आपको बताते हैं कि दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन अहम तरीन सूरत हाल, सियासी सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है। जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि क्या ये ब्लफ है या ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस है तो इसकी आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि हालिया स्टेटमेंट्स जो आई हैं, आप दोपहर से देखें शाम से अब तक, और बिलखुसूस शाम के बाद खुद वज़ीर साहब ने कहा कि 80% इम्कानात हैं कि वो इससे निकल जाएंगे कामयाबी के साथ। उसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा और फैसल जावेद साहब ने कहा कि वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो ये सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। गवर्नमेंट के पास क्या कार्ड्स हैं, क्या गवर्नमेंट वो कार्ड शो करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि जो इन कैमरा सेशन है वो शायद कल बुलाने पर गौर किया जा रहा है। अब ये भी दिलचस्प होगी सूरत हाल के अपोजिशन मेंबरान को जब दिखाया जाएगा, या उनके पार्लिमानी रहनुमाओं को, अरकान असम्बली को, कि एक खत है या मरासला जिसका गवर्नमेंट जिक्र कर रही है, तो उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, या उनको अगर ब्रीफिंग दी जाएगी उन नुकात के ऊपर जो उस खत में शामिल हैं, उस मरासले में शामिल हैं, उसके बाद ऑपोजिशन क्या हिकमत अमली अपनाती है। क्या यही वो ट्रम्प कार्ड है अहमद जवाद साहब, क्या यही वो ट्रम्प कार्ड है जो दिखाया जाएगा एंड में बिल्कुल के ये खत, इसके बाद फिर आपकी जो मुल्की जो जिसे कहा जाए कि पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठाया जाएगा कि अगर आप मुहिब्बे वतन है तो फिर आप साथ दें हुकूमत का वरना ना दें। जी सिफान, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, पाकिस्तान की सालमियत का अगर सवाल होगा तो जो भी कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तान है उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उसके लिए मुल्क की सालमियत सबसे पहले आती है। लेकिन मैं तो इस खत को जो है एक लतीफे से ज्यादा नहीं समझता जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। एक सफीर की असेसमेंट को मैं इस मुल्क के लिए खतरा नहीं समझता। मैं खतरा क्या समझता हूं, मैं जब इंडिया मकबूजा कश्मीर को एनेक्स करता है तो मैं इसको खतरा समझता हूं। मैं जब एक मिसाइल जो है, जो कि सपोजिडली न्यूक्लियर मिसाइल का कह सकते हैं उसको, पाकिस्तान के अंदर लैंड करता है और इंडिया उसको एरर कहता है, मैं उसको पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा समझता हूं। मैं कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा समझता हूं, जिसको इमरान नियाजी की हुकूमत पार्लियामेंट से राइट्स दिलवाती है, तहफ़्फ़ुज़ दिलवाती है। मैं जब अभिनंदन को 24 घंटे में जो पाकिस्तान की फजाओं के अंदर दाखिल होता है, वायलेशन करता है, एक्ट ऑफ वॉर करता है, उसको हम मार गिराते हैं और 24 घंटे में हम बगैर किसी नेगोशिएशन को उसको वापस करते हैं, तो मैं उसको पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा समझता हूं। मैं जब इस मुल्क को IMF के हवाले कर दिया जाता है, उसकी गुलामी में डाल दिया जाता है, स्टेट बैंक को IMF के ताबे किया जाता है, तो मैं उसको पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा समझता हूं। मैं इस खत को एक मज़ाका खेज, एक रीजन
जो कि इमरान खान देखते हैं मेजबान साहब कि कल ऑपोजिशन अगर इजलास होता है इन कैमरा तो उसमें ऑपोजिशन का रिएक्शन क्या होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इख्तिताम पे पहुंच रहे नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना इस पर आपका नून लीग के, और इसके साथ साथ अब्दुल बासित साहब का भी आपने तज़िया सुना इस अहम तरीन मामले पर, खत के इशू के ऊपर। प्रोग्राम का फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।